हेलो दोस्तों, एसपी सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग में आने वाले कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो काफ़ी बार एग्ज़ाम से रिपीट हुए हैं और उनकी दोबारा एग्ज़ाम्स में आने की पूरी पूरी संभावना है। इसी कड़ी में हम आज पीडियाट्रिक नर्सिंग एमसीक्यूज का 4th पार्ट लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए नर्स इज़ असेसिंग द ओरल कैविटी ऑफ ए 6 month old इन्फेंट। द पेरेंट्स आस्क विच टीथ विल इरप्ट फर्स्ट। तो हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड। एक नर्स है जो ओरल कैविटी असेस कर रही है किसकी, 6 month old क्लाइंट की। तो पेरेंट ने पूछा कि कौन सा टीथ पहले बच्चे में आएगा, तो नर्स क्या जवाब देगी, ऐसा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इंसाइजर्स, ऑप्शन बी है कैनाइंस, ऑप्शन सी है अपर मोलार्स, ऑप्शन डी है लोअर मोलार्स। तो फॉलोइंग में से कौन सा टीथ सबसे पहले इरप्ट होता है, तो जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर राइट होगा, कैनाइन। जो इंसाइजर्स जो होते हैं, जो सबसे पहले जो टीथ अपीयर होता है वो होता है लोअर मिडिल इंसाइजर्स। ठीक है, कब अपीयर होता है, कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे, 6 to 8 month ऑफ एज। कब, 6 to 8 month ऑफ एज। 6 to 8 month ऑफ एज की जब क्लाइंट होता है तब अपीयर होते हैं। दूसरी बात करें कैनाइंस की, तो कैनाइंस कब अपीयर होते हैं, जब क्लाइंट 18 month का होता है। ठीक है, 18 month। ठीक है, और जो अपर मोलार और जो लोअर मोलार टीथ है वो 20 month ऑफ एज पे अपीयर होते हैं। 20 month ऑफ एज पे अपीयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन ए इंसाइजर, क्योंकि जो फर्स्ट सबसे पहले जो दांत आते हैं वो होते हैं लोअर मिडिल इंसाइजर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन राइट यहाँ पर जो ए होगा वो करेक्ट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A nurse is planning an initial home care visit to a mother who gave birth to a high risk infant. For what time of day should the nurse schedule the visit for it to be most productive। ठीक है, एक नर्स है जो प्लान कर रही है इनिशियल होम केयर विजिट के लिए ऐसी मदर ने जिसने अभी हाई रिस्क इन्फेंट को बर्थ किया है। ठीक है, तो कौन सा टाइम जो अच्छा रहेगा उसकी विजिट के लिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन जो ए है, व्हेन द हस्बैंड इज़ आउट ऑफ द होम, कि जब उस लेडी का हस्बैंड घर से बाहर हो तब जाएगी। ऑप्शन बी है एट ए टाइम द मदर इज़ फीडिंग द इन्फेंट, जब माँ जो बच्चे को फीडिंग करा रही है। और ऑप्शन सी है एट द टाइम वाट दैट इज़ कन्वीनियंट फॉर द फैमिली, जब ऐसे टाइम पे जाएगी जब वो उसकी फैमिली के लिए कन्वीनियंट हो। ऑप्शन जो डी है, व्हेन द नर्स कैन स्पेंड टाइम विद द फैमिली, जब नर्स जब भी चली जाए तब उसके साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। तो यहाँ पे जो पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन ए के बारे में। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। कैसे होगा, क्योंकि जो हस्बैंड है वो अब मानते हैं कि जो पुरुष होता है वो अपनी फैमिली में प्रायर होता है, सबसे पहले होता है, मुखिया होता है। इसलिए अगर बच्चे को हाई रिस्क इन्फेंट है तो उसका घर पे रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो नर्स जाएगी नहीं। जो ऑप्शन बी है, एट द टाइम दैट द मदर इज़ फीडिंग द इन्फेंट, अब जब मदर फीडिंग करा रही उस टाइम नर्स अगर जाएगी तो वो फीडिंग में इंटरप्शंस करेगी। ठीक है, जब वो उस लेडी से बात करेगी तो जो प्रोडक्टिविटी है उस पर फ़र्क पड़ेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, एट ए टाइम दैट इज़ कन्वीनियंट फॉर द फैमिली। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि ऐसा टाइम नर्स चूज करेगी जो उस फैमिली के लिए कन्वीनियंट हो, सुविधाजनक हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि ये कह रहा है कि ऐसा टाइम नर्स चूज करेगी जब जो फैमिली के लिए बिल्कुल करेक्ट होगा और सुविधाजनक होगा, और जब फैमिली के सारे जो घर वाले हैं, सारे जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट हो गए तो वो जो है टाइम बिल्कुल सूटेबल होगा। ऑप्शन जो डी है, व्हेन द नर्स कैन स्पेंड टाइम विद द फैमिली, ये इनकरेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जो ऐसा टाइम नर्स को चुनना चाहिए जो जो फैमिली के जो मेंबर्स है तब सारे मेंबर्स प्रेजेंट रहे। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, एट ए टाइम दैट इज़ कन्वीनियंट फॉर द फैमिली। ठीक है, अब बात करते हैं अपन जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसमें एक आपको इमेज दिखाई दे रहा है, ध्यान से देख लीजिए इमेज। देखिए क्या है ये, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। ये इमेज है, एक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखिए अंदाज़ा लगा लीजिए क्या हो सकता है। तो ये जो इमेज है वो है पिनार्ड फिटोस्कोपी। क्या है ये, पिनार्ड फिटोस्कोप। ठीक है, पिनार्ड फिटोस्कोप क्या काम आता है, ये जो बच्चे का जो फीटल हार्ट साउंड होता है उसको सुनने के काम आता है। ठीक है, और 18 से 20 वीक की एज पर जब बच्चा गेस्टेशनल एज में होता है, 18 से 20 वीक, 18 से 20 वीक की
गेस्टेशनल स्पेस का यूज़ किया जाता है फीटल हार्ट सॉन्ग को सुनने के लिए, ठीक है। समझ गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए फैमिली हैज़ डिसाइडेड, देखिए ए फैमिली हैज़ डिसाइडेड टू विद होल्ड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर फॉर ए न्यूबॉर्न विद सीवियर एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है। एक ऐसा न्यूबॉर्न जिसको सीवियर एबनॉर्मलिटीज़ है, ठीक है, उसको क्या किया है यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर को विदहोल्ड करने का यहाँ पर फैसला लिया गया है, क्योंकि क्लाइंट को क्या है, सीवियर एबनॉर्मलिटीज़ है। तो हाउ शुड द नर्स इंटरप्रेट दिस कंडीशन, ठीक है। जो डिसीजन जो है फैमिली का, उसको नर्स किस तरह लेगी। तो जो ऑप्शन ए है द न्यूबॉर्न हैज़ नो राइट, कि न्यूबॉर्न को कोई राइट नहीं है उसको, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑप्शन जो न्यूबॉर्न जो है उसको बिल्कुल, वो एक क्लाइंट है और क्लाइंट को हमेशा राइट होते हैं मेडिकेशन के, आपने पढ़े होंगे, राइट टू मेडिकेशन, राइट टाइम वगैरह, ठीक है। ये जो है, इसलिए न्यूबॉर्न को जब भी वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो उसको सारे राइट्स, जो पेशेंट के राइट्स जो होते हैं वो सारे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो बी है इट इज़ सेम एज द यूथेंसिया। यूथेंसिया क्या होता है कि आप किसी तरह का पूरा लाइफ सपोर्ट अगर हटा दो तो वो कंडीशन यूथेंसिया कहलाती है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर जो है वो हटाई जा रही है, ठीक है। यूथेंसिया का मतलब तो क्या है कि उसकी सारे लाइफ केयर सपोर्ट हटा के आप उसको बिल्कुल किलिंग उसका जो है उसके लिए छोड़ दें तो वो हो जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बात करते हैं आगे। ऑप्शन सी जो है इट इज़ इलीगल प्रोफेशनल प्रैक्टिस, तो ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, लीगल प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब जो लास्ट में बचा है द न्यू बॉर्न इज़ बीइंग अलाउड टू डाई, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है कि आप फैमिली अगर कह रही है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर आप दे रहे हो, ठीक है, तो आप उसको दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप विदहोल्ड कर रहे हो तो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, तो कर सकते हो। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, द न्यू बॉर्न इज़ बीइंग अलाउड टू डाई, ठीक है। द न्यू बॉर्न इज़ बीइंग अलाउड टू डाई, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए व्हाट नर्सिंग इंटरवेंशन बेस्ट मीट्स ए मेजर डेवलपमेंटल नीड ऑफ न्यूबॉर्न इन द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, ठीक है। कि एक क्लाइंट है जिसका अभी अभी क्या हुआ है, ओटी हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, तो उसके बाद वो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में है, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड की बात चल रही है यहाँ पर। तो कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन जो उसकी जो मेजर डेवलपमेंटल नीड होती है उसको फुलफिल करेगा, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है जो। तो पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन ए गिविंग ए पेसिफाइड टू द इन्फेंट, की क्लाइंट को जो आप पेसिफाइड दोगे। ऑप्शन जो बी है पुटिंग ए मोबाइल ओवर द इन्फेंट स्क्राइब, जो इन्फेंट जिसको आपने इस पर लेटा रखा है, ठीक है। क्राइब क्या होता है कि एक जब बेड ही होता है, ठीक है, बेड के ऊपर क्या साइडल्स लगी होती है, ठीक है, तो वो क्राइब होता है, ठीक है। अगर कि उसके ऊपर मोबाइल रख दो। ऑप्शन जो सी है प्रोवाइडिंग द इन्फेंट विद ए सॉफ्ट कडल टॉय, कि उसको खिलौना दे दो। ऑप्शन जो डी है वार्मिंग द इन्फेंट्स फार्मूला बिफोर फीडिंग, की जब आप फीडिंग देने जा रहे हो तो फार्मूला जो फीडिंग करा रहे हो उसको वार्म करके दो, ठीक है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए गिविंग ए पेसिफाइड टू इन्फेंट। कैसे होगा इस बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जो क्लाइंट होता है ना उसका जो जो इन्फेंट है बिल्कुल न्यूबॉर्न है, ठीक है, तो उसकी जो मेन जो नीड होती है इन्फेंट एज में वो होती है जो उसका ओरल नीड्स होती है, वो मेन प्रायोरिटी भी होती है, ठीक है। अब पहले बात कर लेते हैं पेसिफायर क्या होता है। तो पेसिफायर एक जो रबड़ या सिलिकॉन का बना हुआ जो क्या होता है, एक निपल होता है, ठीक है। उससे क्या होता है बच्चे को अगर दे देते हैं तो वो उसको सक करता है, और सक करने से क्या होता है उसको जो उसकी ओरल नीड्स है, जो डेवलपमेंट नीड है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। और ऑप्शन जो बी है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर आप उस बच्चे को जो न्यूबॉर्न है इन्फेंट है उसको पता नहीं मोबाइल क्या चीज़ होती है, अगर आप उसको मोबाइल दोगे तो वैसे ही वो उसको आता तो है नहीं चलाना, ठीक है, वो समझ नहीं पाएगा, तो उसको देने का यहाँ पर कोई मतलब लॉजिक नहीं है। ऑप्शन जो सी है प्रोवाइडिंग द इन्फेंट विद सॉफ्ट कडल टॉय, अब न्यूबॉर्न बच्चा है तो सॉफ्ट कडल टॉय से क्या खेलना जानता होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वार्मिंग द इन्फेंट फार्मूला बिफोर फीडिंग, हाँ ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रायोरिटी क्या है कि उसकी जो ओरल नीड्स है उसको कंप्लीट किया जाए, ठीक है। ओरल जो डेवलपमेंटल नीड है उसको कंप्लीट करना यहाँ पर प्रायोरिटी है, इसलिए ये भी करेक्ट नहीं होगा। तो जो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। और ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए ए चाइल्ड इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद द न्यूमोनिया, तो व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नीड दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द नर्सिंग प्लान ऑफ केयर फॉर दिस चाइल्ड, ठीक है। देखिए एक चाइल्ड है जो एडमिट हुआ है इन द हॉस्पिटल विद द न्यूमोनिया, न्यूमोनिया कंडीशन के साथ क्लाइंट क्या हुआ है, एडमिट हुआ है,
तो व्हाट इज़ द प्रायोरिटी दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द नर्सिंग केयर प्लान फॉर दिस चाइल्ड, कि अब बच्चा है तो उसको निमोनिया हुआ है, तो निमोनिया होने के बाद आप फॉलोइंग में से कौन सा जो केयर नर्स देगी, ठीक है, इंक्लूड करेगी अपने नर्सिंग केयर प्लान में। तो ऑप्शन ए है रेस्ट, ऑप्शन बी है एक्सरसाइज, ऑप्शन सी है न्यूट्रिशन और ऑप्शन डी है एलिमिनेशन। ठीक है, चार ऑप्शन देख लिया आपने। निमोनिया की कंडीशन है, तो जो निमोनिया होता है, निमोनिया में मेन चीज़ क्या होती है कि क्लाइंट को हमेशा रेस्ट की प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो ए है रेस्ट वो करेक्ट होगा। ठीक है, अब रेस्ट क्यों से करेक्ट होगा, क्योंकि जब क्लाइंट रेस्ट करेगा तो उसको जो उसकी जो ऑक्सीजन नीड है, उसकी O2 नीड, एक तो O2 नीड और एक जो मेटाबॉलिज्म जो है मेटाबॉलिक नीड जो है उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रेस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। उस क्लाइंट को जिसको निमोनिया हुआ है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट देंगे ताकि उसकी बॉडी का जो ऑक्सीजन नीड है और जो मेटाबॉलिक नीड्स है उसकी कम से कम हो। एक्सरसाइज ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो पेशेंट का जो रेस्ट है वो यहाँ पर प्रायोरिटी होगी, इसलिए ये भी करेक्ट नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, और जो ऑप्शन सी है न्यूट्रिशन, ये लेटर ऑन प्रायोरिटी होती है, लेकिन यहाँ पर ये प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशन का यहाँ पर मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा जो है वो है क्लाइंट की जो रेस्ट पैटर्न, ताकि उसकी बॉडी को, क्योंकि न्यूमोनिया में क्या होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। ठीक है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी को क्लियर करने के लिए, ताकि उसकी ऑक्सीजन नीड को कम से कम रखो और मेटाबॉलिक नीड को कम से कम रखो, इसलिए रेस्ट प्रायोरिटी होगा। ऑप्शन डी का इसलिए कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी भी यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, रेस्ट। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, ए नर्स इज़ परफॉर्मिंग ए फिजिकल एग्जामिनेशन ऑन एन इन्फेंट विद डाउन सिंड्रोम। एक नर्स है, ध्यान से जूम कर देता हूँ आपको, देखिए क्वेश्चन को आराम से देखिए। ए नर्स इज़ परफॉर्मिंग ए फिजिकल एग्जामिनेशन ऑन एन इन्फेंट विद डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम का क्लाइंट है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, पहले ये देख लीजिए आप, ये बच्चे को क्या है, डाउन सिंड्रोम है, उसका नर्स फिजिकल एग्जामिनेशन कर रही है। ठीक है, तो फॉर व्हाट एनोमली शुड द नर्स असेस द चाइल्ड, कि डाउन सिंड्रोम का बच्चा है तो उसमें कौन सी एनोमली बच्चे में प्रेजेंट हो सकती है, नर्स वो असेस करना चाह रही है। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है वो देखिए, बल्जिंग द फोंटानेल्स, कि उसके फोंटानेल्स बल्ज देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। ऑप्शन जो बी है वो है स्टिफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़। ऑप्शन सी है एबनॉर्मल हार्ट साउंड और अनयूजल। ऑप्शन जो डी है वो है अनयूजल पुपिलरी रिएक्शंस। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो मेन चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जो ऑप्शन जो बल्जिंग फोंटानेल जो है वो किससे रिलेटेड है, या तो इंक्रीज आईसीपी होगा, या तो इंक्रीज आईसीपी कंडीशन हो, ठीक है, या फिर ओवर हाइड्रेशन हो, ओवर हाइड्रेशन हो। उस कंडीशन में क्या होगा, बल्जिंग फोंटानेल्स देखने को मिलेगा। इसका डाउन सिंड्रोम से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, स्टिफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़। तो डाउन सिंड्रोम में स्टिफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ नहीं देखने को मिलती, जबकि जब क्लाइंट को सीजर्स आते हैं, ठीक है, तब हो सकता है कि उसको स्टिफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हो, इसलिए ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी है जो एब्नॉर्मल हार्ट साउंड को इंडिकेट करता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि एक रिसर्च में ये बात सामने आई थी कि डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उनमें 30 to 40% चांस, कितने 30 to 40% चांस, 30 to 40% चांस किसके होते हैं, कार्डिक एनोमली होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन जो डी है अनयूजुअल पुपिलरी रिएक्शंस, ये यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो पुपिल है उस अनयूजुअल पुपिल, इसमें जो नॉर्मल जो रिएक्शन होता है पुपिल का वही प्रेजेंट होता है डाउन सिंड्रोम में, इसलिए इसका यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एबनॉर्मल हार्ट साउंड क्लाइंट में देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स ऑब्जर्व दैट द 3-year-old चाइल्ड इज क्राइब हैज़ ए क्लैम्प्ड जॉ एंड इज हैविंग ए टॉनिक क्लोनिक सीजर। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दिस टाइम, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नर्स है, उसने ऑब्जर्व किया कि एक 3 साल का बच्चा क्राइब में लेटा हुआ है, लेकिन उसने क्या नोट किया कि उसका जो है जो कैसा है, क्लैम्प या क्लेंच है, मतलब लॉक जो है उसका लॉक हो चुका है, एंड इज़ हैविंग ए टॉनिक क्लोनिक सीजर, क्लाइंट को टॉनिक क्लोनिक सीजर आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में नर्स की जो प्रायोरिटी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होगी, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि नर्स अप्लाई करेगी रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट क्या होते हैं,
क्लाइंट को मतलब हाथ पैरों को बांध देंगी, अप्लाई द रिस्ट्रेंट करेगी। ऑप्शन जो बी है ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेगी। ऑप्शन सी है प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम सेल्फ इंजरी, कि चाइल्ड को सेल्फ इंजरी से प्रिवेंट करेगी। ऑप्शन डी है इंसर्ट ए प्लास्टिक एयरवे इन द चाइल्ड्स माउथ, की चाइल्ड के माउथ में क्या लगा देगी, प्लास्टिक एयरवे लगा देगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रायोरिटी होगी, यहाँ पर क्या होगा कि सबसे मेन प्रायोरिटी होगी यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम सेल्फ इंजरी। जो क्लाइंट है उसको, चाइल्ड है उसको सेल्फ इंजरी से प्रिवेंट करना यहाँ पर प्रायोरिटी होगी। ऑप्शन, अब बात करते हैं अदर्स ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट होंगे वो देख लीजिए। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। कैसे? क्योंकि ऐसे जो बच्चे हैं जिनको सीजर्स आ रहे हैं, अगर आप उन पर रिस्ट्रेंट लगा देंगे, मगर उनको रिस्ट्रेंट कर देंगे, बांध देंगे, तो क्या होगा उस कंडीशन में बच्चे का, क्योंकि उसके हाथ और पैर कैसे हो जाएंगे यहाँ पर, बिल्कुल स्टिफ हो जाएंगे। ठीक है, स्टिफ एक्सट्रीमिटी देखने को मिलती है इसमें। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि उसको फ्रैक्चर हो सकता है, या क्या हो सकता है, एक तो फ्रैक्चर, या तो उसको क्या होगा, फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर कोई टिश्यू इंजरी हो सकती है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन जो भी है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऑप्शन ये भी, ये ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। अब वो क्यों होगा? क्योंकि देख लीजिए, जो टॉनिक क्लोनिक सीजर जब बच्चे में आते हैं तो उसमें एपनिया होते हैं। ठीक है, और जब आप एपनिया के अंदर आप अगर उसको ऑक्सीजन देंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन भी यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन जो सी है प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम सेल्फ इंजरी, ये करेक्ट होगा, क्योंकि चाइल्ड क्राइम में है। ठीक है, और उसका जो एक्सट्रीमिटीज़ है जो कैसी हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें जो इंजरी के चांस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन जो डी है इंसर्ट ए प्लास्टिक एयरवे इन द चाइल्ड्स माउथ। ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने यही सोचा होगा कि जो प्लास्टिक एयरवे जो लगा के बच्चे में चाहे जो उसका ऑक्सीजन दे देंगे जिससे उसका एयरवे पेटेंट रहेगा। ज़्यादातर लोगों ने ये दिमाग लगाया होगा, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, क्योंकि बच्चे का आपने पहले ही पढ़ा हुआ, देखो क्वेश्चन में दिखा हुआ है कि क्लैम्प जो है, क्लैम्प जो मतलब उसका जो लॉक हो चुका है, तो इस कंडीशन में अगर आप ज़बरदस्ती करोगे, उसके जो को अनलॉक करने की कोशिश करोगे, उनको दूर दूर करने की कोशिश करोगे, और जब प्लास्टिक एयरवे उसके मुंह में डालोगे तो उससे क्या होगा, उसके इंजरी होने के चांसेस हो सकता है उसके जो है उसमें इंजरी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा सी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, एक इमेज दिखाई दे रही होगी आपको, जिसने लेबर रूम में काम किया होगा या मैटरनिटी जो वार्ड्स होते हैं उसमें काम किया होगा, तो उसने ज़रूर इस चीज़ को नोटिस किया होगा। ध्यान से देखिए क्या है ये, जूम कर देता हूँ आपके लिए। अब बताइए क्या है। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। चलो मैं मान लेता हूँ। अब मैं बताता हूँ क्या है। तो ये है कॉर्ड क्लैम्प। क्या है? कॉर्ड क्लैम्प, या अम्ब्लाइकल कॉर्ड क्लैम्प भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, जब बच्चे का डिलीवरी हो जाता है, डिलीवरी होने के बाद जो प्लेसेंटा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, बच्चे का जो नेवल पार्ट होता है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ होता है। जैसे मान लो ये एक अपना क्या है, ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है, ठीक है, ये इसका नेवल पार्ट है। तो नेवल पार्ट से मान लीजिए प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब अम्ब्लाइकल कॉर्ड सीजर आती है, कॉर्ड सीजर से क्या करते हैं, कट करते हैं। तो कट करने से पहले क्या करते हैं, उसको क्लैम्प करते हैं। ठीक है, क्लैम्प किसे करते हैं, तो कॉर्ड क्लैम्प से क्लैम्प किया जाता है। ठीक है, तो क्लैम्प कहाँ से करते हैं, एक तो नेवल से, यहाँ पर से ये 2.5 सेंटीमीटर है गए, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर पार्ट है, यहाँ पर करेंगे। और जो नेक्स्ट क्लैम्प करेंगे वो कहाँ करेंगे, जो फर्स्ट वाला जो नेवल पार्ट है उससे 5 सेंटीमीटर मान लीजिए यहाँ करेंगे। ठीक है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लगाएंगे। ठीक है, अब इससे कुछ रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है कि अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग किस में करते हैं। ठीक है, तो अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग किस में करते हैं, जब क्लाइंट को, जैसे बच्चे को जो आर एच इनकम्पेटिबिलिटी हो। ठीक है, पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ होती है HIV वगैरह हो, ठीक है, हेपेटाइटिस हो। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि कॉर्ड क्लैंपिंग को क्या करते हैं, अर्ली करते हैं। ठीक है, जैसे कॉर्ड कट किया उससे पहले ही कॉर्ड क्लैंपिंग कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो ब्लड और अदर पर्पज़ होते हैं इसके कॉर्ड क्लैंपिंग के, कि उसमें से जो ब्लड लॉस है वो कम से कम हो। ठीक है, ठीक है, समझ गए। इसलिए कॉर्ड क्लैम्प भी यहाँ पर एग्जाम में काफ़ी से क्वेश्चन पूछे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए चाइल्ड सिटिंग ऑन ए चेयर इन ए प्ले रूम स्टार्ट टू हैव ए टॉनिक क्लोनिक सीजर। ठीक है, एक चाइल्ड था, उसने क्या किया, चेयर पे बैठा था। ठीक है, प्ले रूम में चेयर पे बैठा था। ठीक है, बैठे बैठे उसमें क्या हुआ, टॉनिक क्लोनिक सीजर्स आ गए। और जैसे उसमें टॉनिक क्लोनिक सीजर आए तो क्या हुआ, उसके जो जा है वो कैसा हो गया, क्लेंच हो गया। जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी, उसका जो है वो लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से में क्या होगा, जो क्लेंच हो गया। तो व्हाट इज़ द नर्स इज बेस्ट इनिशियल एक्शन, नर्स यहाँ पर बेस्ट इनिशियल एक्शन नर्स का क्या होगा,
जो ऑप्शन ए है वो है अटेम्प्ट टू ओपन द जा, कि नर्स अटेम्प्ट करेगी जा को ओपन करने का। ऑप्शन जो बी है वो क्या है, प्लेस द चाइल्ड ऑन द फ्लोर, कि बच्चे को फ्लोर पे लेटा देगी। ऑप्शन सी है कॉल आउट फॉर द असिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ, कि असिस्टेंस करे के लिए स्टाफ बुलाएगी। ऑप्शन डी है प्लेस ए पिलो अंडर द चाइल्ड हेड, कि बच्चे के जो हेड है उसके नीचे पिलो लगा देगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा प्लेस द चाइल्ड ऑन द फ्लोर। ठीक है, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी कि जो चाइल्ड होगा यहाँ पर उसकी जो मेन प्रायोरिटी होगी वो होगी उसको सेल्फ इंजरी से प्रिवेंट करना। ठीक है, तो हमने लास्ट की वीडियो में एक क्वेश्चन के बारे में बात करी थी, उसमें हमने बात करी थी कि जब भी क्लाइंट को सीजर्स आते हैं तो सीजर्स आने के बाद उसको क्या करेंगे, एक सेफ़ जो जगह चुनेंगे। ठीक है, उसको क्लीन करके उस पर वहाँ उसको सुला देंगे। ठीक है, ताकि उसका जो उसमें इंजरी होने के चांस कम से कम हो, क्योंकि अगर आप उसे बेड पे लिटा के रखोगे मान लो क्लाइंट को, तो हो सकता है वो नीचे गिर जाए, नीचे गिरने से उसको फ्रैक्चर हो सकता है, इंजरी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर मेन प्रायोरिटी होगी कि बच्चे को सेल्फ इंजरी से प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि अगर आप जो करेक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आप उसके जो क्लेंच जो जा है उसका क्लेंच हो चुका है, जो लॉक हो चुका है, अगर आप उसे अटेम्प्ट करोगे ओपन करने का, तो क्या होगा वहाँ पर जो इंजरी हो सकती है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन जो सी है कॉल आउट फॉर असिस्टेंट फ्रॉम स्टाफ, अब इस कंडीशन में अगर स्टाफ को बुलाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और इसका मतलब इसका कोई मतलब एक औचित्य नहीं है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन जो डी है, प्लेस ए पिलो अंडर द चाइल्ड हेड, कि बच्चे के हेड के नीचे पिलो लगा दो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब भी बच्चा को टोनिक क्लोनिक सीजर्स आते हैं तो इसके नीचे बच्चा बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे होना चाहिए। ठीक है, ना कि उसके नीचे तकिया लगा होना चाहिए या फिर गद्दे पे लिटा दो उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को इंजरी होने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। इसलिए बच्चे को फ्लैट सरफेस पे सुलाना चाहिए, लिटाना चाहिए। ठीक है, अब इसलिए यहाँ पर जो ये भी इनकरेक्ट होगा, तो ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक इमेज है, ये भी आज हम आपके लिए कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी लेके आए हैं, क्योंकि एग्जाम्स में आजकल इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, पहचानिए। आपको एक इमेज दिखाई दे रहा है, इसमें एक आप स्केल दिखाई दे रहा है, तो क्या है ये, एक तरह का स्केल ही है। अब स्केल का क्या यूज़ करते अपन, दिमाग लगाओ क्या होता है ये। तो ये जो है वो है इन्फेंटोमीटर। आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया, कोई इसमें दो राय नहीं है, इन्फेंटोमीटर। ये क्या है, इन्फेंटोमीटर है। इन्फेंटोमीटर का यूज़ क्या होता है, ऐसे बच्चे जिनकी एज 1 साल तक की एज के बच्चे जो होते हैं वो इन्फेंट होते हैं। ठीक है, अब जो इन्फेंट की जो हाइट होती है उसको हमेशा लेंथ में अपन मेज़र करते हैं। ठीक है, उसको कभी भी हाइट में अपन मेज़र नहीं करते हैं। ठीक है, तो 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनकी हाइट को लेंथ में मेज़र करते हैं, और जो बच्चे होते हैं उनकी जब एट बर्थ जो बच्चा होता है उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 45 टू 50 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 45 टू 50 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। ठीक है, अब जब बच्चा 1 साल का हो गया तो उसकी जो हाइट होती है वो एट बर्थ की 50% बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे 50 सेंटीमीटर मान लो बच्चे की है, तो 50 का आधा कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। तो एट बर्थ पे 1 साल पे अगर आप बात करें बच्चे की हाइट, 1 साल पे बच्चे की हाइट की बात करोगे तो कितनी हो जाएगी, 75 सेंटीमीटर बच्चे की हाइट हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे ही आप बढ़ाते चले जाइए। ठीक है, 4 साल पे जस्ट दुगनी हो जाएगी, तो 4 साल पे 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ज़्यादा स्पीड फास्ट तो नहीं है। चलो मैं स्लो कर देता हूँ थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर देता है कि आपको आसानी से पूरा क्वेश्चन एक साथ दिख सके। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैज ए कंजेनाइटल कार्डिक मालफॉर्मेशन, एक चाइल्ड है उसको कंजेनाइटल कार्डिक मालफॉर्मेशन है, उसमें क्या हो रहा है, दैट कॉजेज राइट टू लेफ्ट शंटिंग ऑफ ब्लड। अब यहाँ पे मेन चीज़ जो है, बच्चे को कंजेनाइटल कार्डिक एनोमली है। ठीक है, और ब्लड का जो शंटिंग है वो राइट टू लेफ्ट हो रहा है। राइट टू लेफ्ट शंटिंग का नाम आते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि मतलब इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में मिक्स हो रहा है। इम्प्योर ब्लड जब प्योर ब्लड में मिक्स होता है इसका मतलब साइनोसिस होगा, और साइनोसिस होगा। ठीक है, तो साइनोसिस साइन आएंगे बॉडी में। ठीक है, तो अब आगे क्या कह रहा है, देखिए, व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट। अब राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो रही है तो सीधी सी बात है साइनोसिस होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में नर्स क्या एक्सेप्ट करेगी, तो ऑप्शन जो ए है प्रोटीन यूरिया, ऑप्शन बी है पेरिफेरल एडिमा, ऑप्शन सी है एलिवेटेड हीमाटोक्रिट, ऑप्शन डी है एब्सेंस ऑफ पेडल पल्स। तो पहले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा एलिवेटेड हीमाटोक्रिट। ठीक है,
अब ये बात कर लेते हैं कि ये एलिवेटेड हीमेटोक्राइट राइट आंसर क्यों होगा। देख लीजिए कि आपने पहले ही कहा कि ब्लड की शंटिंग कहाँ होती है, राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो रही है, ठीक है। ब्लड की शंटिंग जब राइट टू लेफ्ट हो रही है तो बॉडी में क्या होगा, साइनोसिस होगा। और साइनोसिस होगा तो जो ब्लड बॉडी की जो सेल्स होगी वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगी अपनी बॉडी, कंपनसेटरी मैकेनिज्म करती है, ठीक है। क्या करती है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म करेगी। और जो ऑक्सीजन जो अपना आरबीसी होता है, ठीक है, आरबीसी क्या करता है, आरबीसी एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने के लिए एक प्रॉपर चैनल की तरफ काम करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टर होता है ये, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसके जो प्रोडक्शन को बढ़ा देगी ताकि जो जितनी ब्लड में ऑक्सीजन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा टिश्यूज़ के पहुंचाया जा सके। इसलिए इसका क्लाइंट में एलिवेटेड हीमेटोक्रिट देखने को मिलेगा, जिसको अपन कह सकते हैं पॉलीसाइथीमिया भी इसको अपन कह सकते हैं, पॉलीसाइथीमिया भी इसको अपन कह सकते हैं, ठीक है। अब अदर ऑप्शन जो है वो यहाँ इनकरेक्ट होंगे। कैसे होंगे, तो जो प्रोटीन यूरिया है इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये इनकरेक्ट होगा, ठीक है। और जो ऑप्शन जो बी है पेरिफेरल एडिमा, पेरिफेरल एडिमा भी इससे रिलेटेड नहीं है। और जो ऑप्शन जो डी है एब्सेंस ऑफ पेडल पल्स, एब्सेंस ऑफ पेडल पल्स, ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। क्योंकि एब्सेंस ऑफ पेडल पल्स जो होता है वो किस में इंडिकेट होता है कि मान लीजिए किसी क्लाइंट को कोरेक्टेशन ऑफ एरोटा की जो कंडीशन होती है उसमें एब्सेंस ऑफ पेडल पल्स या वीक पेडल पल्स देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि बॉडी में राइट टू लेफ्ट शंटिंग जब ब्लड की हो रही है हार्ट में, ठीक है, तो बॉडी में साइनोसिस होगा तो साइनोसिस को ठीक करने के लिए बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म करेगी। और जब कंपनसेटरी मैकेनिज्म होगा तो हीमेटोक्रिट बॉडी में बढ़ेगा, जिसको पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज, ठीक है। देखिए ध्यान से, जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये जो इमेज है इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, अंदाज़ा लगाइए क्या हो सकता है ये। काफ़ी लोग सही जवाब दे रहे हैं इसका, फिर भी चलो और अंदाज़ा लगाइए। हाँ, एक दो लोग थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ और अलग नाम बता रहे हैं, नॉर्मल सिरिंज कह रहे हैं ऐसा कुछ, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ। ये जो है वो है क्या है, असेप्टो सिरिंज, असेप्टो सिरिंज है, ठीक है। अब असेप्टो सिरिंज जो है वो क्या यूज़ आती है कि जैसे तो बात कर लेते हैं। जो पहला जब वैसे ही बच्चे का डिलीवरी होता है, डिलीवरी होने के बाद क्या होता है कि बच्चे का जो ओरल जो पार्ट होता है और नेजल पार्ट होता है वहाँ म्यूकस इकट्ठा रहता है, ठीक है। तो उस म्यूकस को बाहर निकालने के लिए या उसको एस्पायरेट करने के लिए हम असेप्टो सिरिंज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इसका यूज़ है और इसका इमेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये। दिल्ली एम्स का फेवरेट क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसके, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में भी एक दो बार आया है, ठीक है। तो ये क्या है, एसेप्टो सिरिंज है, ये म्यूकस सकर के रूप में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ए नर्स इज रिव्यूइंग द लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ ए चाइल्ड विद टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, कि एक क्लाइंट है उसको टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट हुआ है। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट क्या होता है, टॉफ हुआ है, ठीक है। तो जूम कर देता हूँ, आपको दिखेगा क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं अपन इसको, देखिए। A nurse is reviewing the laboratory report of a child with tetralogy of Fallot that indicates an elevated RBC count, कि टॉफ का बच्चा था, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट का बच्चा है, ठीक है। और उसमें क्या इंडिकेट हो रहा है, आरबीसी काउंट बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, एलिवेटेड आरबीसी काउंट बच्चे में देखने को मिलता है। तो व्हाट डज द नर्स आइडेंटिफाई एज द कॉज ऑफ द पॉलीसाइथीमिया, तो नर्स इस जो कोज जो पॉलीसाइथीमिया हो रहा है इसका नर्स क्या कोज आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है। तो पहले बात करते हैं ऑप्शन ए के बारे में, लो ब्लड प्रेशर। ऑप्शन बी है टिश्यू ऑक्सीजन नीड्स। ऑप्शन सी है डिमिनिश्ड आयरन लेवल। और ऑप्शन डी है हाइपरट्रोफिक कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, अंदाज़ा लगाइए कौन सा करेक्ट होगा। बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। पहले आप अगर आप टॉफ के बारे में जानते हो तो आराम से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो पहले बात कर लेते हैं टॉफ के बारे में। टॉफ जो है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, इसमें क्या होता है कि इस ये 4 डिजीज़ का ग्रुप होता है, इसका 4 डिजीज़ का क्या होता है, ये ग्रुप होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, एक तो ASD, VSD, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। और पल्मोनिक स्टेनोसिस, ठीक है। और क्या देखने को मिलता है इसमें, ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा, ठीक है।
कहने का मतलब ये है कि जो टॉफ होता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट जो है वो क्या है, एक साइनोटिक डिसऑर्डर है। उसमें क्या क्या ग्रुप में कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं, आर्टरियल सेप्टिक डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टिक डिफेक्ट और पल्मोनिक स्टेनोसिस और ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा देखने को मिलता है। और टेट्रालॉजी ऑफ फ्लोट में हमेशा ध्यान रखिएगा, एक इसमें सदाबहार क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में कि बूट शेप्ड हार्ट किस देखने को मिलता है, बूट शेप्ड हार्ट तो किस में देखने को मिलेगा, टॉफ जो कंडीशन होगी उसमें क्या देखने को मिलेगा, बूट शेप्ड हार्ट। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बूट शेप्ड हार्ट किस में देखने को मिलता है, टॉफ कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया कि ये साइनोटिक डिसऑर्डर है। कैसा है, साइनोटिक है ये क्या है, साइनोटिक डिसऑर्डर है, ये साइनोटिक डिसऑर्डर अपना। ठीक है, तो जब साइनोटिक डिसऑर्डर होगा तो मतलब बॉडी में क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी हो गई। ठीक है, क्योंकि ब्लड इतना जो है वो ऑक्सीजन ले जा नहीं पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी होगी, साइनोसिस हो गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो पॉलीसाइथेमिया होगा इसका कोज ये है कि बॉडी में टिश्यू ऑक्सीजन नीड कम हो गई है, मतलब नीड तो ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर उतनी नहीं पहुँच पा रही, तो ऑक्सीजन नीड बढ़ गई है। तो इस कंडीशन में उस ऑक्सीजन नीड को फुलफिल करने के लिए बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म करती है, और कंपनसेटरी मैकेनिज्म जब होगी तो आरबीसी का लेवल बढ़ेगा, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्टर चैनल के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर, डिमिनिश आयरन लेवल और हाइपरट्रोफिक कार्डियक मसल, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑप्शन जी जो बी है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। ठीक है, आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। तो अंदाज़ा लगाइए ये क्या हो सकता है। देखिए पूरा देखिए बिल्कुल, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। तो ये इमेज देखिए आप किसका है, तो ये जो इमेज है वो है इनक्यूबेटर का। क्या है ये, इनक्यूबेटर, इनक्यूबेटर ये है। इनक्यूबेटर क्या होता है, जब ये एक तरह का अपरेटस है जो जो प्रीटर्म बच्चे हैं, ठीक है, या जो फिर ऐसे बच्चे हैं जिनका बॉडी वेट काफ़ी कम है। ठीक है, टर्म बच्चे हैं होते हैं काफ़ी, जिनका बच्चा का बॉडी वेट कम होता है, और ऐसे बच्चे जो हाइपोथर्मिया में चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो उनको सेफ तरीके से रखता है। क्योंकि जब बच्चा फिटस जो है होता है वो जब मदर के यूट्रस से बाहर आता है, तो यूट्रस जैसा एनवायरनमेंट उसको बाहर नहीं मिल पाता है, इसलिए वो उस बाहर के एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो उस जैसा जो एनवायरनमेंट है वो देने के लिए क्या किया जाता है, उसको इनक्यूबेटर में रखा जाता है। अब ये जो इनक्यूबेटर वर्ड है इसका मतलब ही क्या है, इनक्यूबेट, तो इनक्यूबेट करने का मतलब होता है क्या है, होता है सहना, सहना। अपना हिंदी में बात कर लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सहना। जैसे एक आपने सुना होगा, जैसे कोयल होती है वो अपने अंडों को सहती है, उसी प्रकार जो इनक्यूबेटर है उसका मतलब भी सहना ही है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है, जैसे प्रीमेच्योर बेबी है, तो ये जब तक उसको तब तक इसके अंदर रखा जाता है जब तक कि उसको मैच्योर नहीं हो जाए। क्योंकि ऐसे बच्चे जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं वो उनमें जल्दी हाइपोथर्मिया होने के रिस्क रहते हैं। ठीक है, और उनको हाइपोग्लाइसेमिया में जाने के रिस्क रहते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में उसको जब तक वो प्रीमेच्योर से मैच्योर कंडीशन में कन्वर्ट नहीं हो जाता या उसका वेट जब तक बढ़ नहीं जाता तो उसे इनक्यूबेटर में रखा जाता है। ठीक है, अब इनक्यूबेटर से नर्स केयर कैसे करेगी, तो इसके जो आपको दिख रहे होंगे तो कुछ होल्स दिखाई दे रहे हैं इसमें, ये होल्स जो दिखाई दे रहे हैं वो नर्स का ट्रीटमेंट देने के लिए इधर से नर्स ट्रीटमेंट दे सकती है। ठीक है, और या ठीक है, अब बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। इनक्यूबेटर हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, व्हाट इज़ एन असेंशियल नर्सिंग एक्शन व्हेन केयरिंग फॉर ए यंग चाइल्ड विद सीवियर डायरिया, कि एक यंग चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, उसको सीवियर डायरिया हुआ है। ये क्वेश्चन को देखो ध्यान से देखिए, करें जो जो मेन जो पॉइंट है उनको पकड़ना होता है, ज़्यादा कुछ खास बात नहीं कुछ इन क्वेश्चंस में, बस इनको थोड़ा जो मेन जो मुद्दा है इनका मेन जो क्वेश्चन में जो चीज़ है उसको पकड़िए और आप सही आंसर तक अपने आप आराम से पहुंच जाएंगे। तो क्या है इसमें, व्हाट इज़ एन असेंशियल नर्सिंग एक्शन व्हेन केयरिंग फॉर ए यंग चाइल्ड विद सीवियर डायरिया, कि एक बच्चा है जिसको सीवियर डायरिया हुआ है। देखो सीवियर डायरिया को पकड़ो आप, ठीक है, और असेंशियल नर्सिंग एक्शन को पकड़ो। ठीक है, और एक उसकी एज देखो। देखिए क्वेश्चन में मेन चीज़ें यही है। देखिए, तो ऑप्शन ए है मेंटेन द आईवी, कि जो सीवियर डायरिया क्लाइंट को हो चुका है तो आप उसको आईवी फ्लूइड मेंटेन करेंगे। और ऑप्शन जो भी है टेक डेली वेट, उसका जो डेली वेट करोगे। ऑप्शन सी है रिप्लेस द लॉस कैलोरीज, कि जो कैलोरीज लॉस हुई है उसको आप रिप्लेस करोगे। ऑप्शन जो डी है वो है प्रमोट पेरिनियल स्किन, की उसकी जो स्किन
कि जो पेरिनियल स्किन की इंटीग्रिटी उसको मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, अंदाज़ा लगाइए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अंदाज़ा लगाइए। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, टेक द डेली वेट्स, कि क्लाइंट का हम डेली वेट करेंगे, क्योंकि जो वेट गेन आप मतलब फ्लूइड अगर क्लाइंट को दे रहे हो आप, ठीक है, अगर वो फ्लूइड बॉडी में रिटेन हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका जो वेट होता है अच्छा इंडिकेटर होता है कि उसका जो फ्लूइड बॉडी का फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है वो सही हुआ है, फ्लूइड बॉडी में बढ़ा हुआ है या लॉस हुआ है। तो इसका जो अच्छा इंडिकेटर होता है वो वेट होता है। इसलिए वो क्लाइंट का जिसको भी डायरिया, सीवियर डायरिया है, उसका हम डेली वेट लेंगे, ठीक है। अगर वेट क्लाइंट का बढ़ता है इसका मतलब तो ठीक है कि जो आप मेडिकेशन दे रहे हो या जो फ्लूइड दे रहे हो वो काम कर रहा है, ठीक है, और उसकी जो बॉडी का जो वेट बढ़ रहा है इसका मतलब कि ठीक है सब, ठीक है। लेकिन अगर वेट लॉस हो रहा है, फ्लूइड लॉस के साथ वेट लॉस ज़्यादा होता जा रहा है, इसका मतलब कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन जो ए है मेंटेन द आईवी, ये यहाँ पर इस कंडीशन में करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सीवियर डायरिया का केस है। अब ये अगर ये कहता कि क्लाइंट को सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है, क्या हुआ है, सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ है, सीवियर डिहाइड्रेशन, अगर क्लाइंट, अगर ये बच्चा को सीवियर डिहाइड्रेशन होता तो उस कंडीशन में हम मान सकते थे कि क्लाइंट को आईवी फ्लूइड दीजिए, क्योंकि डिहाइड्रेशन जब होता है, अगर वो माइल्ड या मॉडरेट लेवल का है तब तक तो उसको क्या जाता है, माइल्ड लेवल के में ओआरएस फ्लूइड से हम स्टार्ट करते हैं, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आईवी फ्लूइड पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीवियर डायरिया है ना कि सीवियर डिहाइड्रेशन है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ऑप्शन है रिप्लेस द लॉस कैलोरीज। तो यहाँ पर जो कैलोरी लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, ठीक है। तो कैलोरीज को यहाँ पे रिस्टोर करने की कुछ खास यहाँ वजह नहीं है, तो ये ऑप्शन ये भी इनकरेक्ट होगा। और जो ऑप्शन डी है प्रमोट द पेरिनियल स्किन इंटीग्रिटी, बिल्कुल ये ऑप्शन भी यहाँ पर राइट हो सकता था, लेकिन इससे पहले जो मेन प्रायोरिटी है वो टेक द डेली वेट्स, क्योंकि जो वेट जो है वो अच्छा इंडिकेटर होगा फ्लूइड लॉस या फ्लूइड गेन का, इसलिए प्रायोरिटी ये होगा। अगर सेकेंड ऑप्शन की बात करा जाए, जैसे कौन सा राइट हो सकता है, वो होगा ऑप्शन डी, प्रमोट पेरिनियल स्किन इंटीग्रिटी, कि इसकी जो पेरिनियल स्किन इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन किया जाए, ठीक है। तो ये अगर एग्जाम में अगर इस ऑप्शन में ये नहीं होता टेक द डेली वेट्स, तो ऑप्शन डी राइट होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डेली वेट प्रायोरिटी होगी, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, कि उस क्लाइंट का हम डेली वेट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये देखिए आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, देखिए जूम करता हूँ आपके लिए। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज, तो ये क्या है, रेडिएंट वार्मर। हाँ बिल्कुल, आपने पीडियाट्रिक में अगर काम किया है, एनआईसीयू में काम किया है, तो आपने ज़रूर देखा होगा, ये पीकू में काम किया है, नर्सरी में काम किया है। तो ये क्या है, एक रेडिएंट वार्मर है। और रेडिएंट वार्मर की खास बात यह है कि ये बच्चे को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करता है। और बच्चे को इसमें एग्ज़ाम में एक चीज़ पूछी जाती है कि जो बच्चा है, जो चीज़ बच्चे को या इस पर लेटा दिया, ठीक है, और बच्चे और रेडिएंट वार्मर में जो डिफरेंस होता है, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, जैसे ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस दोनों के बीच में वो कितनी होनी चाहिए, तो वो होती है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है कि जो रेडिएंट वार्मर होता है उसमें बच्चे को आप रखते हैं तो बच्चे में और रेडिएंट वार्मर में कितना डिस्टेंस होता है, तो वो होता है 80 सेंटीमीटर यहाँ डिस्टेंस होता है, ठीक है। और अगर आप बात करें कि कैसे मतलब बच्चे को यहाँ पर हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट किया जाता है रेडिएशन वार्मर के थ्रू, तो ये जो है वो कैसे देता है एनर्जी, रेडिएशन जो मेथड होता है हीट लॉस का, रेडिएशन के थ्रू ये देता है। ये भी जो चीज़ है रेडिएशन भी एग्ज़ाम में पूछी गई है। पहली चीज़ तो क्या पूछी गई कि ये इमेज किसका है, रेडिएंट वार्मर का, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या पूछी उन्होंने कि ये बच्चा और जो रेडिएंट वार्मर है उसमें डिफरेंस या डिस्टेंस कितना होता है, तो 80 सेंटीमीटर होता है। और तीसरी चीज़ पूछी कि जो कौन सा जो तरीका है जिसके थ्रू ये उसको बच्चे को हीट लॉस से प्रिवेंट करता है या उसको हाइपोथर्मिया में जाने से रोकता है, तो वो होता है रेडिएशन, ठीक है। समझ गए आप। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम्स में बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या, देखिए, ए यंग चाइल्ड हैज़ कोरेक्टेशन ऑफ एओर्टा, व्हाट डज द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन टेकिंग द चाइल्ड्स वाइटल साइन, कि एक यंग चाइल्ड है जिसको कोरेक्टेशन ऑफ एरोटा है, तो नर्स यहाँ क्या एक्सपेक्ट करेगी कि जब क्लाइंट की वाइटल साइन लेगी, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है वो है वीक रेडियल पल्स, कि जब नर्स उस क्लाइंट का वाइटल साइन लेगी तो उसको वीक रेडियल पल्स फील होगा। ऑप्शन बी है एन इरेगुलर हार्ट बीट,
कि उसको इरेगुलर हार्ट बीट सुनाई देगी। ऑप्शन सी है ए बाउंडिंग फीमोरल पल्स, बाउंडिंग फीमोरल पल्स देखने को मिलेगी। ऑप्शन डी है एन एलिवेटेड रेडियल ब्लड प्रेशर, कि उसको उसका एलिवेटेड रेडियल ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर इसमें मेन चीज़ यही है कि जो अगर आपको डिसऑर्डर का अगर इसको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन को राइट कर सकते हो, ठीक है। तो जो कोरेक्टेशन ऑफ एरोटा जो होता है वो क्या कंडीशन होती है, जो थोरेसिक पार्ट में जो एरोटा होता है, थोरेसिक एरोटा जो होता है, जैसे आपको यहाँ समझा देता हूँ मैं। जैसे ये थोरेसिक एरोटा है, क्या है, थोरेसिक एरोटा जो होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। थोरेसिक एरोटा में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। तो जहाँ थोरेसिक एरोटा में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है उसका जो ऊपर वाला पार्ट जो है, अपर पार्ट जो उसका होगा, जैसे ये थोरेसिक एरोटा है तो इसके ऊपर वाला पार्ट जो होगा, जैसे ये अपर पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी, या ब्लड सप्लाई यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, और यहाँ पर बीपी भी ज़्यादा होगा और पल्स अच्छी देखने को मिलेगी, पल्स भी अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है, थोरेसिक एरोटा जहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है वहाँ से नीचे वाला पार्ट है, वहाँ बीपी भी कम देखने को मिलेगा, बीपी डिक्रीज़ होगा वहाँ पर, ठीक है। और जो ऊपर वाला पार्ट है बीपी डिक्रीज़ होगा, और यहाँ पर जो पल्स होगी वो भी कैसी होगी, वीक पल्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मैं क्या कहा कि अगर किसी चाइल्ड को कोरेक्टेशन ऑफ एओर्टा हुआ है, ठीक है, तो कोरेक्टेशन ऑफ एरोटा की कंडीशन में क्या होगा कि थोरेसिक एरोटा में उसके कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन होने की कंडीशन में क्या होगा कि जो अपर पार्ट है बॉडी का उसमें तो क्या होगा, अच्छी ब्लड सप्लाई होगी, तो वहाँ ब्लड सप्लाई होगी तो वहाँ पर बीपी ज़्यादा होगा और पल्स भी अच्छी फील होगी। लेकिन जो थोरेसिक एरोटा के नीचे वाला पार्ट है, जैसे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ वाला जो पार्ट है, अगर हम वहाँ की पल्स फील करेंगे तो वहाँ पर पल्स कैसी मिलेगी, वीक मिलेगी, ठीक है, और वहाँ पर ब्लड प्रेशर भी कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, अब मैंने इतना बता दिया तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा। देखिए, ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। अब ऑप्शन ए जो है वो क्यों करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले बता दिया आपको कि जब भी यंग चाइल्ड है, कोरेक्टेशन ऑफ एरोटा हुआ है, तो ऊपर वाला पार्ट में हमेशा जो रेडियल पल्स होगी वो कैसी फील होगी, स्ट्रॉन्ग या बाउंडिंग, कैसी स्ट्रॉन्ग फील होगी, ना कि कैसी होगी, वीक फील होगी, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन जो बी है एन इरेगुलर हार्ट बीट, तो यहाँ पर इरेगुलर हार्ट बीट का कोरेक्टेशन ऑफ एरोटा से कोई रिलेशन नहीं, इसलिए यहाँ पर ये इनकरेक्ट होगा। और बाउंडिंग फीमोरल पल्स, अब यहाँ पर जो पल्स होगी वो बाउंडिंग नहीं होगी, वीक पल्स होगी, ठीक है। कैसी होगी, वीक पल्स होगी, इसलिए यहाँ पर इनकरेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप समझ गए, ऑप्शन डी जो है वो वहाँ पर करेक्ट होगा। एलिवेटेड रेडियल ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों देखने को मिलेगा मैंने बता दिया आपको, क्योंकि जो थोरेसिक एरोटा होता है, थोरेसिक एरोटा के जो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, तो कॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद में जो अपर पार्ट जो है उससे, तो वहाँ तो क्या अच्छा होगा, वहाँ अच्छा ब्लड प्रेशर भी अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है, और पल्स भी अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन जो उससे लोअर पार्ट होगा, तो लोअर पार्ट में क्या होगा, वहाँ पर पल्स भी वीक देखने को मिलेगी और बीपी भी कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। ध्यान से देखिए इस इमेज को। इस इमेज में क्या है कि क्या कौन सा मशीन शो हो रहा है, एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है, तो ध्यान दीजिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, बताइए बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो ये जो इमेज है वो है किसका, फोटोथेरेपी मशीन। क्या है ये, फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी मशीन। फोटोथेरेपी मशीन क्या काम करती है, ये क्या करती है, जब किसी क्लाइंट को जॉन्डिस होता है, जो जॉन्डिस में अनकॉन्जुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है उसको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करने का काम करती है ये मशीन। कैसे करती है वो देख लीजिए। इसमें जो ये वेव्स होती है, जो लाइट आ रही है ना, ये दो कलर की होती है, दो तरह की लाइट इसमें यूज़ करते हैं, ब्लू लाइट और वाइट लाइट इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि बच्चे में और इसमें जो डिफरेंस होता है हाइट का, डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है, तो हमेशा इनके बीच में लगभग 50 सेंटीमीटर आप कह सकते हो, 50 सेंटीमीटर इनके बीच में जो डिस्टेंस रखी जाती है, ठीक है।
कौन कौन सी लाइट यूज़ करते हैं? ब्लू और वाइट लाइट यूज़ करते हैं। और फोटोथेरेपी मशीन है ये। और इस दोनों के डिस्टेंस पूछी जाए तो कितनी होगी? लगभग 45 सेंटीमीटर आप कह सकते हो। और आपने अगर इस चीज़ डायग्राम में नोटिस किया हो तो एक चीज़ आपको देखी होगी आपने कि बच्चे का जो आइज़ वाला पार्ट है और बच्चे का जो जेनिटल पार्ट है उसको कवर कर रखा है, ठीक है। तो जब भी फोटोथेरेपी मशीन के नीचे बच्चे को रखा जाता है, उसे फोटोथेरेपी दी जाती है, तो हमेशा बच्चे का जो आइज़ वाला पार्ट है और उसका जो जेनिटल पार्ट है उसको हमेशा कवर करके रखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अगर आँखों को आप कवर नहीं करोगे तो आँखों में इंजरी हो सकती है, बच्चे की आँखों की रोशनी जा सकती है। और जो जेनिटल पार्ट है अगर उसे आप कवर नहीं करोगे तो बच्चे में इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए आप यहाँ तक अब, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी इसमें डिस्टेंस पूछ लेते हैं बच्चे में और इसमें मशीन में, और कभी कभी लाइट पूछ लेते हैं, भाई कौन कौन सी लाइट होती है, ब्लू वाइट लाइट होती है, ठीक है। और कभी कभी रेशनल पूछते हैं इसका कि क्यों इसकी आँखों को और जेनिटल पार्ट को कवर करते हैं। तो मैंने आपका सब कुछ क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक इमेज हो रहा है, ये देखिए, आइडेंटिफाई द इमेज। देखिए ये किसका इमेज है, देखिए। तो ये जो इमेज है वो है अम्बलाइकल कॉर्ड सीजर, कॉर्ड अम्बलाइकल कॉर्ड सीजर है, ठीक है। अम्बलाइकल कॉर्ड सीजर है। अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग सीजर भी आप इसे कह सकते हो। ये क्या यूज़ आती है? कॉर्ड को कट करने के लिए अम्बलाइकल कॉर्ड कटिंग सीजर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में पूछी गई है, लास्ट एग्ज़ाम में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? देखिए ये जो रिफ्लेक्स है इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई इट। तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, मोरो रिफ्लेक्स है ये। मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि मोरो रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जब किसी बच्चे को हम पहले हाथ में पकड़ के उसको उछालते हैं हवा में, और जैसे ही उसको फिर अपन नीचे की ओर आने देते हैं, तो वो क्या करता है, अपने एक्सट्रीमिटीज़ को क्या कर लेता है, फैला देता है, ठीक है। तो आपको 3 चीज़ देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट जो चीज़ होगी वो होगी कि जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ होगी उनको तो वो क्या करेगा, एबडक्ट करेगा। अपर एक्सट्रीमिटीज़ को क्या करेगा, पहले तो एबडक्ट करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या देखने को मिलेगी, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उनको क्या करेगा, एडक्ट करेगा। मतलब बॉडी के जो मिड लाइन है उसकी तरफ लाएगा, एडक्ट करेगा। और फिर क्या करेगा, इन्फेंट क्राई करेगा। क्या करेगा, क्या करेगा यहाँ पर, क्राई करेगा, क्राई। थर्ड चीज़ क्या है, क्राई करेगा। कब तक करेगा, मोर देन 10 सेकेंड, लगभग 10 सेकंड तक ये बच्चा क्राई करता है। देखो क्या होता है कि बच्चे को जब जब जैसे ही आपने हाथ से पकड़ के उछाला और फिर उसको वापस नीचे आने दिया, ठीक है, तो बच्चा पहले तो क्या करेगा, एबडक्ट करेगा। किसको, अपर एक्सट्रीमिटीज जो है बच्चे की है उनको एबडक्ट करेगा। एबडक्ट करेगा मतलब बॉडी की जो मिड लाइन है उससे दूर ले जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या करेगा, उसकी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उनको एडक्ट करेगा। एडक्शन देखने को मिलेगा। कैसे देखेगा, क्या होगा, मतलब कि जो बॉडी की जो अब लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है वो बॉडी के जो मिड लाइन है उसके पास में आएंगे, ठीक है। और बच्चा थर्ड जो चीज़ है वो उसमें क्या करेगा, बच्चा क्राई करेगा, ठीक है। और जो आपको इसमें खास बात देखने को मिलती है, जो बच्चे के जो हैंड्स होते हैं उसमें अपर एक्सट्रीमिटी, ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटी इसमें क्या देखने को मिलेगा, एबडक्शन देखने को मिलेगा। ओके, समझ गए। और एक मेन चीज़ इसके बारे में एग्जाम में पूछ जाती है कि जो मोरो रिफ्लेक्स है वो कब अपेयर होता है, ठीक है। जो तो मोरो रिफ्लेक्स जो होता है वो 28 टू 32 वीक, 28 टू 32 वीक पे क्या होता है, अपेयर होता है। कब होता है, जब बच्चा फिटल लाइफ में होता है। जब 28 टू 30 वीक का होता है तो वहाँ पर इसमें डेवलप हो जाता है क्या, मोरो रिफ्लेक्स। अब कोई पूछे आपको ये डिसेपियर कब होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि डिसेपियर कब होता है। तो डिसेपियर अगर आपको पूछे तो कब होता है डिसेपियर, डिसेपियर होने का टाइम होता है 3 to 6 मंथ, 3 to 6 मंथ ऑफ एज। 3 to 6 मंथ ऑफ एज जब बच्चा होता है तो डिसेपियर होता है, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें, पहली चीज़ तो बच्चे का मोरल रिफ्लेक्स क्या होता है, तो मोरल रिफ्लेक्स क्या होता है, जब बच्चे को अपन हवा में उछालते हैं पकड़ के, तो उसका जो हैंड अपर एक्सट्रीमिटीज़ को क्या करेगा, वो एबडक्ट करेगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को क्या करेगा, एडक्ट करेगा, और बच्चा क्राई करेगा,
ठीक है। और एक और दूसरी चीज़ पूछे अगर आपसे कि एपेयर कब होता है, तो एपेयर कब होता है, ये ड्यूरिंग फीटल गेस्टेशनल एज 28 to 32 वीक पर ये एपेयर होता है, और डिसअपेयर होता है 3 to 6 मंथ ऑफ एज। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप तक का मुझे लगता है कि सब कुछ क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, द डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोथर्मिया एक्सेप्ट। ठीक है, तो हाइपोथर्मिया कंडीशन है हाइपोथर्मिया। तो पहले बात कर लेते हैं हाइपोथर्मिया होता क्या है, कि जब बॉडी का टेम्परेचर 36.5 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 36.5 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कम है, तो ये कंडीशन हाइपोथर्मिया कहलाती है। अब हाइपोथर्मिया में कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, एपनिया, ऑप्शन बी है हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी है टेकिकार्डिया, और ऑप्शन जो डी है वो हाइपोक्सिया। तो जब भी बच्चा हाइपोथर्मिया में जाता है तो उसमें हमेशा देखने को मिलता है हाइपोग्लाइसीमिया। ये इस क्वेश्चन में जो ये जो ऑप्शन है, अपन पिछले लास्ट वीडियो में इस बारे में डिस्कस किया था कि जब भी बच्चे को हाइपोथर्मिया होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा, और उसमें हमेशा एपनिया देखने को मिलता है। ठीक है, और बच्चा जब हाइपोथर्मिया में चले गया है, ठीक हो, तो ब्रेडिकार्डिया होगा, ना कि टेकिकार्डिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, क्योंकि एक्सेप्ट का क्वेश्चन है ना, तीन चीज़ें यहाँ पर क्या है, सही होगी और एक चीज़ गलत होगी, उससे रिलेटेड एक चीज़ गलत होगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। अब हाइपोथर्मिया में क्या देखने को मिलेगा, एपनिया देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रेडिपिनिया या एपनिया कह सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया भी देखने को मिलेगा। ऑप्शन डी जो है हाइपोक्सिया भी देखने को मिलेगा। लेकिन ठीक है, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है ना, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो राइट होगा। और इसमें आप देख लीजिए, एपनिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोक्सिया और ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अच्छा ठीक है, चलो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। और एक ख़ास बात मेरे को आपको बतानी थी कि काफ़ी एग्ज़ाम्स, दिल्ली एम्स एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है, इसलिए अपनी तैयारी को बिल्कुल पैनी कर दीजिए, बिल्कुल बढ़ा दीजिए तैयारी को, जितनी हो सके उतनी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई का कोई लिमिट नहीं होता, जितनी चीज़ें आपसे पढ़ी जाती है उतनी पढ़िए। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमेशा जो आपकी जो पढ़ाई का जो लेवल है वो ऐसा होना चाहिए कि एग्ज़ाम्स को आप कंप्लीट कर सको। ठीक है, वैसे कि आप पढ़ तो कुछ और रहे हो, एग्ज़ाम में कुछ और ही आ रहा, तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। इसलिए क्वांटिटी जो आप पढ़ रहे हो, क्वांटिटी ज़रूरी नहीं है। मेन चीज़ होती है एग्ज़ाम में कि आपने क्वालिटेटिव क्या पढ़ा, कि आपने कौन कौन से टॉपिक ऐसे पढ़े जो एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं और उनसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे जो टॉपिक है उन पे आप कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। आप अगर क्वालिटेटिव टॉपिक पढ़ोगे, उनमें से अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसलिए क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, और पबजी छोड़ दीजिए, तभी सिलेक्शन होगा भैया। ठीक है, नहीं तो सिलेक्शन कोसों दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि बच्चे इरिटेट हो जाते हैं आजकल के बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पर आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को फैला दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो देखा और आप इसे आगे भी फैलाइए। ओके, थैंक यू।